नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो भी बच्चे, यदि आप साइंस के हैं, आर्ट्स से हैं या फिर कॉमर्स से हैं, अगर आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो 12वीं कक्षा में आपको हिंदी में काफी अच्छा मार्क्स आए, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपको चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो आपको टॉप 10 वीडियो के माध्यम से पहुंचा दें। प्रत्येक एक वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में आपको 10 वीवीआई वाले क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं। तो ये आज का जो चैप्टर है वो है आपका ओ सदा नीरा। तो ओ सदा नीरा जो आपका हिंदी में आपका गद्य खंड का 7वां जो चैप्टर है, तो इसके प्रमुख 10 क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। तो तैयार रहिए, आप लोग देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? जगदीश चंद्र माथुर जी के इसमें से रचना कौन है? सिपाही की माँ है, जूठन है, या ओ सदा नीरा है, या फिर आपके तिरिच है? फटाफट से आप लोग बोलेंगे। तो देखिए, जगदीश चंद्र माथुर जी की जो रचना है वही है आपके ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा के रचनाकार जगदीश चंद्र माथुर जी, शॉर्ट में इनको माथुर जी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आप जानते हो कि गंडक नदी और गंडक के किनारे किनारे का जो एक इलाका है, उन सब का वर्णन इन्होंने अपने इस निबंध में किए हैं। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न के ऊपर बढ़ते हैं। ये रहा आपका सेकेंड नंबर प्रश्न। प्रश्न है, पढ़े आराम से। ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? थोड़ा और इसको ये कर दे ताकि आपको एकदम बढ़िया से दिखे। ठीक है, अब पढ़े। ओ सदा नीरा पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? निबंध के अंतर्गत, कहानी के अंतर्गत, कविता के अंतर्गत, या फिर नाटक के अंतर्गत? तो आपको पहले बताएं, अगर आप जहां रुक जाते हैं कि कौन निबंध है कौन कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। कहानी उसको कहते हैं जिसमें कई पात्र यानी कैरेक्टर शामिल होते हैं, कि एक फलाना है, एक चिलाना है, एक वो है, ये वो है। जैसे आप लोग पढ़े कि एक लड़का है, एक लड़की है, उसके हस्बैंड है महेश्वर, डॉक्टर थे, उसके बेटे हैं टीटी, जो भी हो। तो ऐसे कई कैरेक्टर जब घुस जाते हैं तो कहानी होता है। लेकिन कोई भी एक टॉपिक, कोई वो नदी हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, झील हो सकता है, कोई बात हो सकता है, किसी भी एक चीजों के ऊपर में उस पे पूरा का पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, उसके अलग अलग रूप, अलग अलग चीजों पे, तो उसको निबंध कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ वर्णन हो रहा है आपका गंडक नदी और गंडक नदी के आसपास का जो पहले कैसे हरियाली थे, कैसे जंगलों से भरा पड़ा था, और पहले गंडक की कैसे जो जलधाराएं थे वो शांत थे, क्योंकि इसके चारों ओर पेड़ पौधे काफी घने थे। तो पेड़ पौधे क्या करते थे कि जैसे तेज पानी आते थे तो इसको कहीं ना कहीं इनके पौधे के पेड़ों के जो जड़ें हैं वो इसको शांत, नदी को शांत करके रखता है। लेकिन वही सारे किनारे किनारे का पेड़ पौधा कटते चला गया। इसके ऊपर में वर्णन है कैसे कैसे कटा, कैसे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा भी जंगल को काट दिए गए। तो आसपास अब वन दिखते नहीं है पहले की तरह। और इस नदी में क्या होता है कि जब वर्षा ऋतु का टाइम आता है तो इस नदी की लहरें को कोई पेड़ अब रोक नहीं पाता, क्योंकि पेड़ है ही नहीं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ये नदी क्रोध रूप में आ जाती है, एकदम उफान मचा देती है। तो इस तरह की चीजें का वर्णन, तो ये आपका निबंध है, इसमें कोई कैरेक्टर वैरेक्टर की बातें नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये एकदम सही उत्तर है। अगले प्रश्न के ऊपर एकदम देखें। अगला प्रश्न है, अगर सीरीज अच्छा लगता है तो हम कहना भी भूल जाते हैं, और कहना चाहिए भी नहीं बार बार। ठीक है, लेकिन आप खुद से स्वेच्छा से हमारे लिए एक लाइक जरूर दे दीजिए। आपकी लाइक ही हमें मोटिवेट करती है अगली वीडियो जल्द बनाने के लिए। जगदीश चंद्र माथुर मूलतः क्या थे? निबंधकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, या फिर उपन्यासकार हैं? फटाफट से बताएंगे। जगदीश चंद्र माथुर जो है मूलतः क्या है? ऐसे तो निबंध भी लिखे, कहानी है, नाटक है, सारे कुछ। तो ये मूलतः अगर बात करें तो ये एक नाटककार है। ठीक है, तो यहाँ 3 का सी उत्तर सही है। अगले सवाल की अगर हम बात करते हैं, अगला सवाल है ओ सदा नीरा। ठीक है, ओ सदा नीरा निबंध बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखी गई?
आपको बताने हैं कि बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पे ये ओ सदा नीरा निबंध जो है वो लिखी गई है। सारण के, तिरहुत के, मिथिला के या फिर चंपारण के? फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो देखिए, इसमें चैप्टर आप खोलते हैं तो पश्चिमी चंपारण का जिक्र होता है। यदि आप बिहार का मैप देखें तो मान के चलिए, पूरी तरह से तो बनाने आता नहीं हमें, मान के चलिए कि ये आपका बिहार है, ठीक है। गंगा नदी ऐसे दो वर्ग में इसे बांट देते हैं। तो उत्तर साइड से एक नदी आती है गंडक, ठीक है। तो ये आपका इधर का जो इलाका है, ये पहले चंपारण था, अब ये बट गया है। इधर वाला पश्चिमी चंपारण हो गया और इधर वाला जो इलाका देख रहे हैं पूर्वी चंपारण। पहले चंपारण काफी बड़ा था, ठीक है। चलिए, तो ध्यान सुनेंगे। तो ये चंपारण की चर्चा है, इसमें पश्चिमी और पूर्वी नहीं दिया हुआ है, तो आप केवल चंपारण लगा सकते हैं, ठीक है। इधर ही गंगा नदी और चंपारण के आसपास जो वन प्रदेश है, पहले के चंपारण और अब कैसा चंपारण है, उसकी अलग अलग संस्कृतियों का चर्चा लेखक जो है वो इस निबंध में किए। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न। देखिए, बातें ऐसे सुनते चलेंगे तो क्या होगा ना, जो भी चैप्टर पढ़े हैं छूट गया है तो एक बार आपके जहन में, दिमाग में सारी बातें आने लगेंगे, ठीक है। वो रिवीजन भी होगा आपका और प्रैक्टिस भी होगा। चंपारण किस क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण था? चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? जंगलों की कटाई, नदियों की अधिकता या फिर नदियों की तीव्र धारा यानी काफी तेज धारा होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अगर हम बात कर लें तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का अगर मुख्य कारण की बात कर ले तो मुख्य कारण यहाँ पे लेखक कहते हैं जंगलों की कटाई है। जब इस नदी के किनारे चारों ओर चंपारण इलाका में पूरा घना-घोर जंगल थे, तो नदियां तो अब काफी सारी नदियां हैं, गंडक के अलावे में भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन उन नदियां का जो जल होता था वो काफी शांत होता था। उसमें चर्चा भी किए हैं कि आज से 2500 साल पहले जब बुद्ध आए थे इन क्षेत्रों में, तो उस समय की नदियां भी काफी शांत थे, पूरा जंगल था, हरा भरा था। आज जंगल कट गए हैं, पेड़ है ही नहीं, तो नदियों की जलधारा को कौन रोके? और अब वो काफी रौद्र रूप में आती है, एकदम उफान मचा देती है, लोगों की आजीविका नष्ट कर देती है, इस तरह की बातें, ठीक है। चलिए, तो जंगलों का कटना ये मुख्य रीजन यानी कारण रहेगा। अगले सवाल की तरफ देखें। अगर आप लाइक करेंगे तो 10 की जगह 12 भी प्रश्न आज के सीरीज में देखेंगे, इसलिए लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आपको लोभ ही सही कि सर को लाइक का बड़ा लोभ है। हाँ भाई, लोभ है। चलिए, जैसे आपको ज्यादा मार्क्स लाने का एक लोभ तो सब बच्चे का होता है कि हमारे भाई मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है, वैसे टीचर जब वीडियो बनाता है यूट्यूब पे तो उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट आए, ठीक है। सारे लोग तो कहीं ना कहीं स्वार्थ में जुड़े हैं ही, कहे या ना। चलिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? जैसा कि आप जानते थे कि जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका जन्म 1917 में होता है। कितना बढ़िया बात है, याद करने के लिए। आप कैसे याद कर सकते हो? दो इंपॉर्टेंट घटनाएं बताते हैं आपको। एक तो कि चंपारण वाले क्षेत्र में, पश्चिमी चंपारण में नील की खेती को रोकने के लिए राजकुमार शुक्ल जी की रिक्वेस्ट पर महात्मा गांधी आने में मजबूर हो जाते हैं। कैसे? उनको लखनऊ समझौता में, लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, फिर अलग अलग जगह पे जाते हैं, फिर कलकत्ता में भी पहुंच जाते हैं गांधी जी को मनाने के लिए। तब जाके गांधी जी ठानते हैं, ठीक है भाई, हम तुम्हारे इलाका में आएंगे। और फाइनली 1917 ईस्वी में अप्रैल महीना में गांधी जी का आगमन पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में हुआ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। और उसी समय आप चंपारण सत्याग्रह भी पढ़े हैं 10वां में, क्योंकि आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स से हो, 10वां तो सबको, हिस्ट्री सबको पढ़ना है, तो वहां चंपारण भी पढ़े थे। जस्ट उससे पहले अगर हम बात कर लेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री में ही, तो आप रूस की क्रांति पढ़े होंगे। और रूस की क्रांति कब होती है? तो 1917 रूस की क्रांति, समझ गए बात? तो रूस की क्रांति जिस वर्ष हुआ, महात्मा गांधी का आगमन जिस वर्ष चंपारण में हुआ, चंपारण सत्याग्रह, उसी वर्ष माथुर जी का जन्म होता है 1917 में। याद होगा आपको ना, ये याद रखेंगे। 1917 में माथुर जी का जन्म होता है और 1978 में इनका डेथ होता है, मृत्यु होती है। एक बात याद रखेंगे, 17 में जब जन्म होता है तो इसके बाद ये पढ़ाई करते हैं और
याद रखेंगे आप अंग्रेजी से ये एमए भी करते हैं। भले ही आप हिंदी में इनकी रचनाएं आप पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लेकिन ये एमए जो है वो किसमें किए हैं, तो अंग्रेजी विषय से एमए किए थे। ठीक है, और आपको बताते चले आगे चल के जब लगभग 1941 ईस्वी की बात करते हैं तो 1917 में इनका जन्म हुआ, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3 साल लगभग इधर और 21 और 3 लगभग 24-25 साल की लगभग इनकी उम्र रही होगी। तो उस समय ये जो है वो ICS की तैयारी भी किए थे और पास भी, उत्तीर्ण भी। अब एक छोटा सा आपको मिस्टेक आपको बताते हैं जो यूट्यूब पे कई टीचर किए। जब भी हम आपको कोई भी चीजें पढ़ाते हैं, हम उसके टीचर रहे या नहीं रहे, कुछ भी आपको पढ़ाएं यहाँ पे, तो एक चीज का हम पूरा ध्यान रखते हैं कि कंटेंट में कोई दिक्कत ना हो, सारी बातें जो बताएं आपको एकदम एग्जैक्ट बताएं, सही बताएं। ये नहीं आता है तो हम उसको छोड़ के आगे चल जाते हैं या फिर आपके ऊपर में भी छोड़ देते हैं कि आप ही बताएंगे भाई, ठीक है, लेकिन गलत एक्सप्लेन करने का प्रयास नहीं हम करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, मानव में सब में होते हैं कि बोलते बोलते क्या चीजें हो जाते हैं ना, गड़बड़ बुलाते हैं। माने हमारे जहन में तो ठीक ही चीजें है लेकिन बुलाता है गड़बड़, तो वहां पे टीचर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं कि पहले एमए किए और उसके बाद 1941 में वो क्या किए हैं, तो ऐसे कहते हैं कि ICAS माने इंटर से साइंस किए हैं। आप टीचर को देख सकते हैं, नाम लेना नहीं चाहिए लेकिन फ्रैंकली जब तक नहीं बोलेंगे तो बच्चों में जो गलती, कहीं अगर वो टीचर से आप पढ़े होंगे और ऐसे ही पढ़ लिए होंगे तो दिक्कत है। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन एक टीचर है, आप सर्च करेंगे टॉपिक तो उनका वीडियो पहले आ जाएंगे और लेखक परिचय में देखिएगा SGS ऐसे कुछ कर करके उनका क्लास वगैरह है, अब आएगा कभी तो बता देंगे। ठीक है, ऐसे 1-2 टीचर में देखें कि वो क्या करते हैं कि ये 1941 को वो इंटर कह देते हैं कि इंटर से साइंस किए, जबकि ऐसा नहीं है। तो क्या सही बात है वो आप हमारी बातें सुन लीजिए। ICS का मतलब उस समय अंग्रेजों के समय में ही, जैसे आज सिविल सर्विसेज UPSC सब होता है ना, आपको IAS बनना है, IPS बनना है, तो उसी को कहते इंडियन आपका सिविल और सर्विसेज। ठीक है, तो ये उत्तीर्ण किए जाते थे उस समय, सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी उत्तीर्ण किए हैं। तो ये याद रखेंगे, एमए अंग्रेजी से कर करके ICS परीक्षा पास किए और पास करने के बाद इनको ट्रेनिंग के लिए अमेरिका भेजा गया था। तो ये बातें हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर थोड़ी जानकारी नहीं होना चाहिए तो फांग जाना चाहिए, चीजें छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए कि भाई एक एग्जाम होता है ICS किए थे, ठीक है, लेकिन कई लोग कर दिए, बच्चा ध्यान रखता है। तो चलिए, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए जब वो पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए थे ICS, ठीक है, यानी इंडियन सिविल सर्विसेज, तो उसके बाद अमेरिका गए, ट्रेनिंग लिए, भारत में आए और वो शिक्षा के सचिव बने। और कहाँ बने थे भाई मेरे, ये इंपॉर्टेंट है, ये MP में यानी मध्य प्रदेश में बने थे। क्लियर, चलिए अगले 7 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। तो ये 7वीं नंबर सवाल ये है कि 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वर्ष का शासन था, मौर्य का, चालुक्य का, गुप्त का, कर्नाटक का। यहाँ पे कर्नाट वंश की चर्चा है, आप पढ़ेंगे तो आप जानते होंगे कि 12वीं सदी से लेकर 12वीं सदी से लेकर के लगभग 300 वर्षों के समय काल कर्नाट वंश, और कर्नाट में अलग अलग राजाओं की चर्चा है। उसमें एक प्रसिद्ध राजा और एक उससे संबंधित कहानी है, जंगल की कटाई, अभी आएगा तो उसमें आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ अगला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेज ठेकेदार ने किस चीज की खेती का विस्तार किया था। पश्चिमी चंपारण के क्षेत्रों में जो अंग्रेज के ठेकेदार थे वो किस चीजों का भाई विस्तार करवाए, दलहन का, तिलहन, तिल का, नील का, गेहूं का, तिलहन का। तो यहाँ आप सब जानते हो कि चंपारण के इलाका में सबसे बड़ा परेशानी का मुख्य कारण था नील है। ठीक है, 3 कठिया पद्धति, आपको 1 बीघे की जमीन में से 1 बीघा मतलब 20 कट्ठे होते हैं, इसमें 3 कट्ठे के जमीन पे आपको नील की खेती करना ही होगा। नील की खेती करने से थोड़ा सा मिट्टी के जो उर्वरा है वो धीरे धीरे कम होने लगते थे। ठीक है, बहुत तरह की समस्याएं थे, तो आप सिंपल समझिएगा, अब ये हिस्ट्री नहीं है कि आपको पूरा उसका ये खाका ही देने लगे, ठीक है, लेकिन आप समझते चलेंगे। अब एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल, राजा हरिश्चंद्र देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना करना पड़ा था, बताएंगे कब सामना करना पड़ा, 1225 में, 1250, 1325 या फिर आपके 1350। सही जवाब आप बताएंगे कि कब की ये बात है।
ठीक है, फटाफट से आप लोग सोचे और कमेंट करें, या तो अपने पास लिखे कहीं कि कौन सा उत्तर सही होगा। थोड़ी सी यहाँ पे मैप बना करके आपको समझाने का प्रयास करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए, उतनी तो उंगलियों से कितना बन पाएगा स्क्रीन पे, लेकिन अब समझिए। ये दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक के पिताजी हैं, जिनका नाम गयासुद्दीन तुगलक है। जब आप जो हिस्ट्री के विद्यार्थी है वो जानते हैं, सल्तनत काल चलता था, ठीक है, मुस्लिम में, और सुल्तान होते थे मुस्लिम शासक। तो उसमें सल्तनत काल में कुल 5 राजवंशों ने शासन किए, उसमें एक था तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना ही किए थे गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है, किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। जलालुद्दीन खिलजी आगे चल करके, या खिलजी बस छोड़ी, उतनी बातें नहीं आपको जानकारी है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने, याद रखेंगे, तुगलक वंश की नींव रखी थी 1320 ईस्वी में, और ये पहला राजा था तुगलक वंश का, और इन्होंने बंगाल को भी जीता था। तो ये क्या किए थे कि ये जब बंगाल में उस समय बिहार का सारा इलाका आता है, तो ये जब बिहार में आए थे तो ये पश्चिमी चंपारण के क्षेत्र में एक राजा रहते थे। यहाँ पे चारों तरफ से उनका किला जो है घनाघोर जंगलों से घिरा हुआ था, ठीक है। मान के चलिए कि ये किला है, तो इसके चारों ओर दूर दूर तक क्षेत्रों में, विशाल क्षेत्रों में जंगल ही जंगल था, काफी घनाघोर वृक्ष था, ठीक है, डरावना टाइप का, भयभीत कोई जाए तो लगे कि भूल भुलैया जैसा, ठीक है, काफी वन हुआ करता था। और वही ये किला किनका था? तो ये किला जो था वो आपका हरि सिंह का था। और इन क्षेत्रों पे आक्रमण किए थे गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली से आए थे, यहाँ पे आक्रमण किए अपनी काफी सारी विशाल सेनाओं के साथ लेकर के। लेकिन आक्रमण कैसे करते? चारों तरफ से जंगल था और इनका किला तो बीच में था। तो इन्होंने क्या किया, गयासुद्दीन तुगलक ने, ये अपने घोड़े से उतरे और एक तलवार निकाल कर करके और जंगल में एक पेड़ की टहनियों पे वार किए। तो टहनी जो है वो टूटा। तो उनको देख के मोटिवेट होकर के गयासुद्दीन तुगलक के जितने भी सेनाएं थे, उन सभी ने अपने तलवार निकाल करके टहनियां काटना शुरू कर दी, और इस तरह से काफी पेड़ कट गया उस समय में, ठीक है। हरि सिंह के समय की बात चल रही है। चंपारण के इलाका में गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा काफी सारे वृक्ष की कटाई कर दी गई, और जो घना घोर जंगल होता था वो वृक्षों को काट करके और महल तक जाने का रास्ता जो है वो बना लेते हैं। लेकिन ये बात हरि सिंह को पता चलता है, तो हरि सिंह महल छोड़ कर करके नेपाल साइड भाग जाते हैं। क्योंकि यहाँ बिहार का ये पश्चिमी चंपारण है, कुछ नहीं करना है, ऊपर की ओर भागे, तो ये यहाँ आ गए ना, ये नेपाल हो गया, ठीक है। तो बातें थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन सुनिएगा तो बेनिफिट होगा। ये बात कब की है? तो ये बात है 1325 ईस्वी के। कई जगह पे आपको आंसर जो है वो 1225 कराए गए हैं, तो वो गलत है, 1225 नहीं होगा। ये 1200 ये सब का जो टाइमिंग है, अभी तुगलक वंश है ही नहीं। तुगलक वंश यहाँ 1325 ईस्वी, 1320 से 25 गयासुद्दीन तुगलक का शासन है। तो सही उत्तर यहाँ क्या होगा भाई मेरे? सी। और देखो, जो जैसा करता है वैसा ही हो भी जाता है। ये इतने सारे जंगल को नुकसान पहुंचाए गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, अपने ये खाली पूरा करने में कि भाई तुम पे अटैक करेंगे ही, ठीक है। इतने सारे जंगल काटे, और पता है इनकी मृत्यु कैसे होती है? आओ बताते हैं, आपके बुक्स में नहीं मिलेंगे। 1325 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है, वही लकड़ी के महल गिर जाने से। ये जब बंगाल जीत करके दिल्ली आते हैं, 1325-26 के दौरान की बात है, तो इनका लड़का था मोहम्मद बिन तुगलक, पूरे सल्तनत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी, लेकिन सबसे ज्यादा महामूर्ख आदमी भी है। अब ये मूर्ख कैसे है? अगर इतिहास के विद्यार्थी है तो आप पढ़ेंगे, नहीं तो 12th पास करके जब अगले साल फिर जीके जीएस पढ़ेंगे तो जानकारी होगी। अब बात समझिएगा। तो ये बंगाल जीत करके जा रहा था, इसके जो बच्चे हैं, बेटे हैं, वो एक लकड़ी का विशाल महल बनाया था इनके स्वागत के लिए कि पिताजी बंगाल जीत करके, और काफी सारे हाथी लेकर के आ रहे हैं। और इसका लड़का बड़ा तेज है, साजिश किया गया, हाथियों को सभी लकड़ी के मुख्य द्वार पे लगा दिया गया। सुने हैं पिताजी आप हाथी लेके आए बंगाल से, तो वो अच्छा परेड वगैरह करता है? तो हाँ करता है। और इसके पिता भी हाथी पे सवार थे, लकड़ी का द्वार था, सभी हाथियों को एक साथ परेड कराया गया। सब लोग हाथी एकदम पगला किया, और सूंड से ऊपर मारा ना, बस ऊपर से लकड़ी का सारा महल इसके पिता यानी गयासुद्दीन तुगलक पे गिर गया, और गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल गिर जाने से हो गई। तो देखियो, जो आदमी जितना जंगल को काट के नुकसान पहुंचाया, लकड़ियों को काटा, पेड़ों को काटा, उसकी मृत्यु भी उसी से हो गई, ठीक है। खैर, तो ये 1325 की बातें। पर्यावरण, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सभी धर्मों में नेचर बलवान है।
नेचर की पूजा मतलब होगी आपका पेड़ पौधे पर्वत पहाड़ नदी तालाब समुद्र, इस सब की रक्षा करना चाहिए। हम जिस मूर्ति की पूजा करते हैं वो कोई नहीं जानता है कि उसमें पावर है या नहीं है, लेकिन ये पेड़ पौधा, ये आपके नदियां, ये वायु, ये गगन, जो भी नेचर ने हमें दिया, ये सब सजीव रूप में ही हम मान के चलिए कि ईश्वर है। ठीक है, तो इसकी रक्षा होनी चाहिए, इसकी पूजा होनी चाहिए। भाई धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया, बताएंगे फटाफट से। धांगड़ जनजाति के थे और इनके बारे में आप पूछे थे, पढ़े थे। तो धांगड़ों को नील की खेती कराने के लिए अंग्रेज जो है वो कब उतारे, तो ये उतारे थे आपके, अगर 18वीं सदी लगा रहे तो बिल्कुल सही है, 18वीं शताब्दी में लाए थे धांगड़ों को। इसी तरह से बात कर लेंगे तो गया से चंपारण में भूइयां को भी ले गया गया था, याद रखेंगे किसको ले गया था, भूइयां। लेकिन भूइयां जो है वो आपके याद रखेंगे, भूइयां जनजाति नहीं थे, ये जाति है। देखिए जाति और जनजाति में अलग होता है, आप लिखते हैं वो एससी लिखते हैं और एक लिखते हैं एसटी, ठीक है। तो एससी जो लिख रहे हैं ना, ये एक जाति है, शेड्यूल कास्ट, कास्ट मतलब जाति, और एसटी जो है इसको कहते हैं शेड्यूल ट्राइबल कहते हैं। ट्राइबल का मतलब होता है जनजाति। जनजाति मतलब जंगलों से रहते हैं वो, जात उत से उनका कोई लेन देन नहीं, जंगल से रहते हैं, जंगल में रहते हैं, जंगल से ही उनकी सारी क्रियाकलाप जुड़े हैं। और ये जाति होते हैं जैसे जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण है, क्षत्रिय है और वैश्य है, शूद्र है, और इनमें भी अलग अलग जातियां होते हैं। तो उसी में शूद्र में ही सबसे नीचे कुल के जातियां होते हैं एससी, ठीक है, जिनसे छुआछूत ये वो ज्यादा होता, अस्पृश्य जातियां होते हैं, तो ये जातियां हैं। और भूइयां जो गया से आए थे चंपारण में, वो क्या थे, तो वो जाति हैं, वो जनजाति नहीं है। जबकि धांगड़ की बात कर लेंगे तो ये क्या थे, तो जनजाति थे। तो इन लोगों को लाए गए थे, नील की खेती में लगाए गए थे 18वीं शताब्दी के अंत में, ठीक है। तो ये 10 क्वेश्चन कराए, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देने में वीडियो आज लंबा हो गया है, इसलिए 12 क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे। यदि आप लाइक किए हैं 12 क्वेश्चन के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में होगा, उससे ज्यादा होगा। अगले वीडियो में पूरे चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, तो कम से कम अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, ठीक है। और जो चैप्टर के बेस है वो सारी बातें आप समझ रहे हैं, तो अगले वीडियो में ज्यादा कम समय आपका लगेगा, ए बी करेंगे और थोड़ा सा जो जरूरत जहां लगेगा कि नहीं समझाएं वो समझाएंगे, ठीक है। बाकी एक बात और कहना चाहते हैं जाते जाते, जो भी बच्चे चाहते हैं कि हिंदी के चैप्टर वाइज जो है वो पीडीएफ आपको मिले, और उसके लिए बस आपके लिए फी डिसाइड किए हैं, 51 रुपए के आपको राशि लगेंगे, और उसमें आपके चैप्टर वाइज आपके प्रैक्टिस अच्छे हो जाएंगे, प्लस आपको ग्रामर का भी नोट्स भी मिलेगा, ग्रामर का, और ग्रामर के काफी सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी मिलेंगे। तो सारा कुछ आपको 51 रुपए में मिलने वाले हैं। वो कैसे मिलेगा, आप मेरा नंबर नोट करेंगे, इस पे आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए, लिखिए 8825 और 376551। इसमें आप कोई भी, अगर आप आर्ट्स के हैं तो हिस्ट्री भी ले सकते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, होम साइंस, म्यूजिक, कोई भी सब्जेक्ट आपको लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं। केवल आप साइंस से है या कॉमर्स से है, हिंदी केवल लेना है तो आपको हिंदी मिल जाएंगे, सारे के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएंगे, ठीक है, और आपके व्याकरण भी मिल जाएंगे। तो बाकी तब तक हम आपसे अलविदा चाहते हैं, हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।